पता चला कि वो मां बनने वाली है। लेकिन ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कंचिता बहुत खुश थी और उसकी इस खुशी की खबर रितेश की चाची दयावती के कानों में पड़ी तो देखा बहू तूने, जिस खुशी के लिए मैं 5 सालों से तरस रही हूँ, उस विमला की बहू ने उसे कुछ ही महीनों में दे दी। चलो जरा उसकी खुशी में शामिल तो हो आऊं। कंचिता, अरे बेटा, मैंने सुना है तू माँ बनने वाली है। अरे भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी बहू तो अभी तक ये खुशखबरी सुना ही नहीं पाई है। चलो कोई बात नहीं, तू भी तो मेरी बहू है ना। दयावती के चेहरे पर झूठी खुशी और बनावटी प्रेम था। कंचिता की सास इस बात को अच्छे से जानती थी। कुछ समय बाद रितेश मुंबई से गांव वापस आया और कंचिता को अपने साथ लेकर मुंबई आ गया। और कुछ दिन बाद रितेश की चाची कंचिता से मिलने उसके घर आई। अरे चाची जी, आप? हाँ बेटा, वो मैं मुंबई आई थी तो सोचा कंचिता से मिलती चलूं। ठीक है चाची जी, आप बैठिए, मैं चलता हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरी प्यारी बिटिया, कैसी है तू? जी चाची जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान रहती है। कंचिता, ये नेकलेस तो बड़ा सुंदर लग रहा है। कब लिया? मैं भी अपनी बहू के लिए ऐसा ही नेकलेस खरीदने की सोच रही हूँ। लेकिन आजकल सोना कितना महंगा हो गया है ना। दयावती की जबान पर कंचिता के लिए झूठा प्यार था और उसकी आंखों में कपट भरा था। अब वो कुछ ऐसा करने वाली थी जो कंचिता और उसके होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं था। देख कंचिता, ये समय औरत के लिए बहुत नाजुक होता है। ऐसे में बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए मैं तेरे लिए एक अनमोल चीज लाई हूँ। उसने अपने बैग से एक पुराना फोटो निकाला। उस फोटो में एक अजीब सी आकृति थी, कुछ भयानक, जिसकी आंखें डरावनी थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। चाची जी, ये क्या है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली देवता है बेटी। ये तेरे होने वाले बच्चे और तेरी रक्षा करेंगे। हाँ, बस एक बात याद रखना, इस फोटो को कभी भी घर से बाहर मत निकालना और इसको घर के सबसे शुद्ध कोने में रखना। और एक बात ध्यान से सुन, इस बारे में किसी को मत बताना। रितेश को तो बिल्कुल नहीं, समझ गई? पर क्यों चाची जी? किसी को बताना क्यों नहीं है? वो इसलिए बेटा, ये देवता काली नजर से बचाते हैं, पर किसी को बताने से ये नाराज हो जाते हैं और सब उल्टा हो जाता है। इसलिए इन्हें घर में छुपा कर रखा जाता है। अब मैं चलती हूँ बेटा, तू मेरी बताई बात का ध्यान रखना। अपना काम करके दयावती वहां से चली गई। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी। कंचिता, जो सीधी सादी थी, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने फोटो को श्रद्धा से ले लिया और घर के एक शांत कोने में, जहां कोई मुश्किल से आता जाता था, उस फोटो को दीवार पर लगा दिया। जैसे ही उसने फोटो को दीवार पर लगाया, मंदिर में जलता हुआ दिया एकदम से बुझ गया। कंचिता को एक पल के लिए अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि शायद कोई हवा का झोंका होगा। अब खेल शुरू हो चुका था। अगली सुबह जब कंचिता उठी तो उसे रसोई से एक अजीब सी बदबू आई। ये कैसे हो सकता है? ये दूध, रात ही तो मैंने इसे उबाल कर रखा था।
शाम होते ही जब कंचिता अपने कमरे में बैठी थी तो उसे बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। काली बिल्लियां घर के आंगन में इकट्ठा होकर भयानक तरीके से रो रही थी। उनकी चीख किसी बच्चे के रोने जैसी लग रही थी। कंचिता ने खिड़की से झांका तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बिल्लियों के रोने की आवाज और तेज हो गई, जैसे वे किसी अनिष्ट की सूचना दे रही हों। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे साथ पहले भी हुआ था। कहीं फिर से कुछ। कंचिता डर गई। वो भागकर चाची के दिए उस फोटो के पास पहुंच गई और उस फोटो की तरफ देखा, जिसमें दो आंखें अंधेरे में भी चमकती हुई महसूस हो रही थी। घर में छोटे छोटे अपशगुनों के साथ कुछ समय बीत गया। पर इत्तेफाक समझकर कंचिता और रितेश उन्हें अनदेखा करते रहे। समय तेजी से बीत रहा था और रितेश का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन उसे बिजनेस डील के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था। नहीं रितेश, तुम अभी मत जाओ। मुझे तुम्हारे बिना डर लगता है, खासकर अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्यारी कंचिता, बस 3 दिन की ही तो बात है। ये डील हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, मैंने पड़ोस की रिंकी आंटी से बात कर ली है। वे रोज दिन में 2 बार आकर तुम्हारा हालचाल ले लिया करेंगी और रात को भी तुम उन्हें कभी भी फोन कर सकती हो। वे तुम्हारा बिल्कुल मेरी तरह ही ख्याल रखेंगी। तुम घबराओ मत, डील खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। पर रितेश, तुम इस डील के लिए किसी और को भी तो भेज सकते हो ना? नहीं कंचिता, ये बिजनेस डील मेरे बिना पॉसिबल नहीं है। यूएस के क्लाइंट आए हुए हैं, मुझे ही जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना और ज्यादा काम मत करना। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक काम वाली रख लेते हैं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। और हाँ, याद रखना कि। हाँ रितेश, मुझे पता है, गीले बालों में बाहर नहीं जाना है। अपने साथ हमेशा नेल कटर या चाकू रखना है और परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं जाना। सब पता है मुझे, कितनी बार तो बता चुके हो। ठीक है ठीक है। माँ कहती है इन सब बातों का प्रेगनेंसी में खास ख्याल रखना चाहिए। रितेश ने पड़ोस की रिंकी आंटी को कंचिता की जिम्मेदारी सौंपकर उदास मन से विदाई ली। जैसे ही रितेश घर से निकला और रास्ते पर थोड़ी दूरी पर पहुंचा, उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें अजीब सी किसी रहस्य से भरी थी। बेटा कहाँ जा रहा है? मत जा, घर में तेरा अनमोल खजाना है, उसे छोड़कर मत जा। आज कुछ होने वाला है, लौट जा, उसे अकेला मत छोड़, लौट जा। कौन हो माई? तुम सामने से हटो। ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? मुझे जरूरी काम से जाना है। मत जा बेटा, अंधेरा गहरा रहा है, जो घर में आया है वो शुभ नहीं है, लौट जा। उस बूढ़ी ने रितेश की ओर एक लंबी और डरावनी उंगली से इशारा किया और रितेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लेकिन वो अपनी बिजनेस ट्रिप को लेकर बहुत चिंतित था। उसने बूढ़ी की बातों को एक अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया और अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन बुढ़िया की आंखें उसे तब तक घूरती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल ना हो गया। उसी रात ठीक 11 बजे जब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया, तो कंचिता के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कंचिता ने सहमे हुए स्वर में पूछा, कौन है? कौन है? दरवाजे के पीछे से एक कर्कश आवाज आई। बेटी, आमी सोरला।
रितेश ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। कंचिता ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके घर के बाहर एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। जैसे ही उसने कंचिता को खिड़की में देखा, वो उसकी ओर बढ़ने लगी। कंचिता ने दरवाजा खोला। उसकी उपस्थिति पूरे माहौल को जैसे बेचैन कर रही थी। रितेश ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, लेकिन रितेश ने तो बोला था कि रिंकी आंटी को भेजेगा। रिंकी आंटी तो दिन में आएगा। हाँ, हम तो रात का पहरेदार। रितेश बोला कि हम तुम्हारा ख्याल रखें, हमको अंदर आने दो। पर है कौन? अरे हम तुम्हारा काम वाली, मतलब तुम्हारा केयरटेकर। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम पेट से है ना? जी, रितेश ने बोला तो था कि किसी काम वाली का इंतजाम करेगा, पर उसने बताया नहीं कि इतनी जल्दी। तुम्ही वेशी भेबो ना? मतलब तुम ज्यादा सोचो ना। हम प्रेगनेंसी में बहुत औरतों की सेवा कर चुका है, हमें सब काम आता है। हाँ, तुम बताओ, तुम पेट से है ना? कैसा लग रहा है तुमको? जी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस थोड़ी थकान हो जाती है कभी कभी। तुम्ही खूब भालो। अच्छा, एक बात तो बताओ, वैसे तुमको लड़का चाहिए या लड़की? ये आप क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। मुझे तो कुछ भी मिल जाए, बस ठीक है। फिर भी सोच लो, हम ये कर सकता है, हम कुछ भी कर सकता है। हाँ, हम तुम्हारे लिए एक उपाय करेगा जिससे तुम्हें लड़का ही होगा। बोलो, मांगता है? नहीं, मुझे कोई उपाय नहीं करवाना। अच्छा, तो अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहता है ना? हम उसका भी उपाय करता है। वो रितेश ने बोला था कि तुम अपना शादी का जोड़ा हमको दे दो। हम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए एक पूजा करेगा जिससे तुम्हारे बच्चे को किसी का काली नजर नहीं लगेगा। हाँ। शादी का जोड़ा? हाँ, जा सबसे पवित्र होवे वही आमार चाई। ये तुम्हारे अच्छे के लिए है, बच्चे को काली बुरी शक्तियों से बचाएगा। तुम जाओ, जल्दी लेकर आओ। ठीक है, मैं लाती हूँ। कंचिता को कुछ अजीब लगा, पर रितेश ने बोला है ऐसा जानकर वो जोड़ा देने के लिए तैयार हो गई। अरे जल्दी करो बहुरानी, समय बहुत कम है, चांद डूब जाएगा। हाँ। कंचिता ने अपनी शादी का लाल जोड़ा लाकर उस औरत को दे दिया। उसने कंचिता के हाथों से उसका वो लाल जोड़ा झपट कर ले लिया और बोली, खूब भालो, अब तुम सो जाओ बहुरानी। आमी बाहर बोशे, मतलब हम यही है, बाहर ही, तुम्हार सपनों की रक्षा के लिए। सपने? हाँ, सपने। कभी कभी खराब सपने भी आते हैं ऐसी हालत में, पर तुम चिंता करो ना, हम हैं इधर, तुम सो जाओ। कंचिता बड़े उलझे हुए मन से अपने कमरे में सोने चली गई। रात के 12 बजे के बाद कंचिता को एक सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी और सुनसान जगह पर खड़ी है। उसके हाथों में एक छोटा बच्चा है और उसके सामने वही फोटो वाली आकृति एक विशाल धुंधली काली छाया के रूप में खड़ी है। उसकी आंखें कंचिता को घूर रही हैं। अचानक उस आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और कंचिता से बच्चे को छीनकर अंधेरे में गायब हो गया। कंचिता चीख कर उठ गई। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और दिल तेजी से धड़क रहा था। पूरा कमरा भयानक सन्नाटे में डूबा था। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। कंचिता दर्द से कराह उठी। रितेश, ये अचानक मुझे दर्द क्यों हो रहा है?
वो अपने बिस्तर से उठी और उस केयर टेकर को ढूंढने लगी। आंटी, आंटी कहाँ हैं आप? आंटी, अरे वो आंटी कहाँ गई? उन्होंने तो कहा था बाहर ही बैठी है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। आंटी, आंटी कहाँ हैं आप? पर वो केयर टेकर पूरे घर में कहीं नहीं थी। अब उसे सारा मामला समझ आने लगा। कंचिता ने घबराकर पड़ोस हेलो? वाली रिंकी आंटी हेलो? को फोन किया। आंटी, आंटी प्लीज आप मेरे घर आ जाइए। क्या हुआ कंचिता? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? नहीं आंटी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। कंचिता, तू घबरा मत, मैं बस अभी आती हूँ। तू दरवाजा खुला रखना। रिंकी आंटी भागते हुए कुछ ही मिनटों में कंचिता के पास पहुंच गई। कंचिता का चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। हे भगवान, कंचिता दर्द कैसे हुआ? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं आंटी, पहले मेरी बात सुनिए। ये दर्द प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, ये कुछ और है, कुछ डरावना। कंचिता ने कांपते हुए रिंकी आंटी को सारी बात बताई। चाची का आना, वो फोटो देना, दूध का सड़ जाना, काली बिल्लियों का रोना और उस केयर टेकर का पूजा के बहाने से शादी का जोड़ा ले जाना। आंटी, और अभी मैंने जो सपना देखा उसमें वही आकृति थी जो चाची के दिए उस फोटो में थी। पर चाची ने तो कहा था कि वो कोई देवता है जो मेरे बच्चे की रक्षा के लिए है। आंटी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उनकी आंखों में गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। दयावती? जब वो यहाँ आई थी मैं तभी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी नीयत साफ नहीं थी। तेरी सास ने मुझे उस औरत के बारे में सब बताया था। तेरी खुशियाँ उससे देखी नहीं गई? बेटा, वो कोई देवता नहीं है, वो जरूर कोई कील है, कोई तंत्र मंत्र करने की चीज जो तुझे और तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए रखी गई है। आंटी, मेरा बच्चा, मुझे डर लग रहा है। तू घबरा मत कंचिता, कुछ नहीं होगा। रितेश ट्रिप पर जाने से पहले तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है। देख, मुझे पता है तंत्र मंत्र की चीज जब तक घर के अंदर होती है उनका असर बना रहता है। तू एक काम कर, रितेश को फोन लगा और पूछ कि उसने किसी केयर टेकर को भेजा है क्या। आंटी, मैंने फोन किया था लेकिन फोन बंद आ रहा था। शायद अभी तक रितेश फ्लाइट में ही होंगे ना। कोई बात नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। मुझे वो फोटो दिखा जो रितेश की चाची ने दिया था। रिंकी आंटी उस कोने की ओर बढ़ी जहां कंचिता ने उस भयानक आकृति वाले फोटो को लगाया था। वो तस्वीर अभी भी वही दीवार पर लगी थी। उन्होंने जैसे ही वो तस्वीर दीवार से हटाई, कंचिता को असहनीय दर्द फिर से महसूस हुआ। लेकिन वे रुकी नहीं। उन्होंने उस तस्वीर को लिया और घर से बाहर की तरफ दौड़ी। कंचिता, तू यहीं रुक, यहाँ से हिलना मत। मैं इसे घर से बाहर फेंकती हूँ। उन्होंने उस तस्वीर को जमीन पर फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। जैसे ही वो तस्वीर जलने लगी, कंचिता के पेट का दर्द गायब हो गया। आंटी, मेरा दर्द अब ठीक हो गया है, अब नहीं है। मैंने कहा था ना, ये सब उस दयावती का किया धरा है। वो फोटो तेरे गर्भ पर एक बंधन था, एक जिन का साया। और वो केयरटेकर, वो भी उस दयावती की भेजी हुई कोई तांत्रिक औरत थी जिसने तेरे शादी के पवित्र जोड़े से कोई काली क्रिया की होगी। आंटी, अब क्या होगा जब रितेश की चाची को पता चलेगा तो? नहीं ये सब अंधेरे का खेल है। अब जब वो चीज घर से बाहर है तो असर खत्म हो गया है। मैं रितेश के आने का इंतजार नहीं करूंगी। मैं अभी तेरी सास को फोन करके सब बताती हूँ। वे गांव से किसी पंडित को भेजकर पूजा करवा देंगी, जिससे घर की शुद्ध हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुझे सतर्क रहना होगा। कंचिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। कंचिता का लाल जोड़ा उस औरत के पास था। उस रात कंचिता और रिंकी आंटी ने बैठकर अगली सुबह की योजना बनाई। कंचिता ने संकल्प लिया
कि वो अपने बच्चे को किसी की भी काली नजर नहीं लगने देगी। रितेश के बिजनेस ट्रिप से लौटने का इंतजार अब और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे पता